वंदे मातरम साथियों, मैं आपका अपना सिद्धांत सर, आपके सब लोग उड़ान के साथी, जहां पर आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी। तो अभी तक हम लोगों ने कुल कितने लेक्चर देख चुके हैं? इससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे और थोड़ी चीजें मैंने आपको होमवर्क दिया था। अभी तक आपके 5 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। आज हम लोग 6वें लेक्चर की बात कर रहे हैं। अभी हमारे पास रात्रि के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं आपको दिखाना चाहते हैं। आप मेहनत समझिए, मेहनत किस कदर होती है। ध्यान से देखिएगा, 3:16 हो रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 3:16 रहे हैं। और इस 3:16 पर हम क्या करने जा रहे हैं? आपकी क्लास लेने जा रहे हैं। इससे पहले आपने बायोलॉजी की क्लास देखी होगी आकाश सर की। उसके बाद मैं क्लास लेने जा रहा हूं। जब तक वीडियो अपलोड नहीं हो जाता तब तक दूसरी क्लास हम लोग नहीं लेते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है, आप तक बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का है, प्राप्त कराने का है। हम खुद एक स्टूडेंट हैं और आप भी स्टूडेंट हैं। बस हमें क्या है, हमें इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। बाकी हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी आदमी नहीं हैं। बस हमारे पास इसको लेकर थोड़ा सा नॉलेज है, जो अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक टेक्निक है, जिस टेक्निक के माध्यम से मैं अपने बातों को बेहतरीन तरीके से समझा सकता हूँ। लगभग में 5 सालों से हम पढ़ा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छी तरीके से बच्चों तक अपनी बातों को रखना है। मैं यहाँ पर अपनी बातों को इसलिए रख पा रहा हूँ क्योंकि मैं आप ही की एज से हूँ। मेरी एज इस समय 21 साल है। मैं इसलिए अपनी बातों को आसानी से आपको समझा पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी हम एज का हूँ, आपकी समानांतर एज का हूँ। आप मेरी बातों को समझिए और मेहनत करना जरूर चालू करिए। मेहनत बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। जब आप मेहनत करेंगे तो वास्तव में ये बात मानकर चलिए, आपका जीवन चाक चांद हो जाएगा। जो आपका जो जीवन है वो जीवन उज्ज्वलित हो जाएगा, भव्य हो जाएगा। तो मेहनत करना कभी मत छोड़िए, ठीक है। चलिए आज देखते हैं क्या पढ़ना है। तो हम लोगों ने इससे पहले बहुत सी चीज़ें पढ़ चुका था। इसके लिए मैं शॉर्ट नोट्स जो है, शॉर्ट नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। शॉर्ट नोट्स जरूर बनाया करो, कोई भी चैप्टर का हो। तो अभी तक हम लोग केमिकल काइनेटिक पढ़ रहे थे। क्या चैप्टर पढ़ रहे थे? केमिकल काइनेटिक्स। इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने कुछ चीज़ें देख लिया था, जिसमें हमने क्या देखा था? हमने केमिकल काइनेटिक के बारे में पढ़ा। केमिकल काइनेटिक होता क्या है? जहाँ पर हम अपक्रिया के वेग की बात करते हैं, अपक्रिया के वेग या क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं, अपक्रिया का वेग या क्रिया विधि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग केमिकल काइनेटिक कहते हैं। तो हमने कहा था वेग के आधार पर अपक्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपने पढ़ा था मंद अपक्रिया, मंद अपक्रिया को जो अंग्रेजी में हम लोग, जो अंग्रेजी जरूर देखा करो यार। मैं हर चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ अंग्रेजी जरूर लिखा जाए। इसलिए लिखा जाए क्योंकि आगे आने वाला समय अंग्रेजी का ही समय है। अगर आप बीएससी करोगे, बीटेक करोगे, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ें जो पूछी जाती हैं, इंग्लिश की चीज़ें पूछी जाती हैं। मैंने आपको अपने बारे में बता चुका हूँ किस तरीके से मेरा बैक लगा था। इसी वजह से लगा था क्योंकि मुझे हिंदी में सारी चीज़ें आती थी, ठीक है। तो मंद अपक्रिया पढ़ा था, अतिमंद अपक्रिया पढ़ा था, और कौन सी अपक्रिया पढ़ा था? अतिमंद अपक्रिया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था तीव्र अपक्रिया। 3 अपक्रियाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तीव्र अपक्रिया, ये तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तीव्र अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अपक्रिया जो कुछ सेकेंडों में ही पूरा हो जाती है, उसे तीव्र अपक्रिया कहते हैं। मंद अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अपक्रिया जो कुछ घंटों या मिनटों में हो जाती है, उसे मंद अपक्रिया कहते हैं। अतिमंद अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अपक्रिया जो कई महीनों या कई वर्षों में पूर्ण होती हैं, उसे अतिमंद अपक्रिया कहते हैं। ये तीनों बातें आपको क्लियर होंगी। फिर से आगे मैंने आपको क्या पढ़ाया था, फिर से थोड़ा सा याद करिए, जरूरी है। इसलिए बार बार मैं रिवीजन करा देता हूँ, आपको आसानी रहे। आगे हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था? हमने ये देखा था कि हमारे जो सिलेबस में केवल और केवल कौन सी अपक्रिया है? मंद अपक्रिया है। क्यों मंद अपक्रिया? क्योंकि हम इसके वेग के बारे में अध्ययन किया जा सकता है, इसके वेलोसिटी, इसके रेट के बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। इसी कारण से ही हमारे सिलेबस में है, ठीक है। समझ आई मेरी बात? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अभिकार को या अपक्रिया का वेग या दर निकालना, अपक्रिया का वेग या दर निकालना। उसके बाद देखा था। उसके बाद हम लोगों ने औसत वेग देखा था, उसके बाद हम लोगों ने तात्क्षणिक वेग देखा था। इन सब में आप एक चीज लिखते चलिएगा, तात्क्षणिक वेग या दर, औसत वेग या दर। तो आपको इन सारी चीज़ों को मैंने डिफिनीशन भी जब मैं पढ़ा तो वहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से चीज़ें बता दिया था। क्या बताया था एक बार फिर से नोट करना। अपक्रिया की वेग या दर किसे कहते हैं? जब भी ये बात करना तो आप पहले एक बात लिख लेना, एकांक समय में। कैसे समय में? एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अपक्रिया की दर या वेग कहते हैं। समझ में आया? दूसरा हमने क्या बताया था? औसत वेग। इसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग RAV से डिनोट करते हैं, इसे कैसे? R इंस्टेंट से डिनोट करते हैं। औसत वेग या दर किसे कहते हैं? जब किसी निश्चित समय अंतराल में
जब किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग औसत वेग या दर कहते हैं। तात्क्षणिक वेग या दर किसे कहते हैं? जब किसी निश्चित क्षण पर, देखो तात्क्षणिक में क्षण दिख रहा है, जब किसी निश्चित क्षण में किसी अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो उसे हम लोग तात्क्षणिक वेग या दर कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 2-3 चीजें बता दिया था, नोट करके हमेशा याद रखना। जब भी अभिकारक लिखा जाएगा उसके सामने माइनस साइन आएगा, जब भी रिएक्टेंट लिखा जाएगा उसके सामने माइनस साइन लगाया जाएगा, जब भी प्रोडक्ट लिखा जाएगा उसके सामने प्लस साइन लगाया जाएगा। प्रोडक्ट माने होता है उत्पाद, जब भी रिएक्टेंट लिखा जाएगा उसके सामने माइनस साइन, जब भी प्रोडक्ट लिखा जाएगा उसके सामने प्लस साइन। तो अभी जो हमें पढ़ना है ये एग्जाम में पूछा जाता चीजें, अगर आपसे कोई पूछ लिया आप बता नहीं पाओगे तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। आप समझिएगा, चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत बेसिक से बेसिक तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखा क्या है? अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने का मतलब क्या होता है? जैसे आप मेरे पढ़ाने से प्रभावित हो गए, आप मेरे पढ़ाने से क्या हो गए? प्रभावित हो गए। इसका मतलब है आपने क्या किया? मुझसे पढ़ाना चालू कर दिया, अच्छे अंक लाना चालू कर दिया, जो आपके अंक अच्छे नहीं आ रहे थे तो मैंने आपके जीवन में क्या कर दिया? प्रभाव डाल दिया। ठीक उसी तरीके से यहाँ अभिक्रिया के वेग में ये सभी लोग प्रभावित करते हैं, सारे फैक्टर क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? अभिकारकों की सांद्रता है। अभिकारकों की सांद्रता का सिंपल सा मतलब है, अभी एक एक चीज पहले पढ़ेंगे। कितने फैक्टर होते हैं? टोटल 8। कितने होते हैं? 8। इन 8 फैक्टर को आपको पहले याद करना पड़ेगा। पहले 1-2 बार मैं आपको बोल बोल कर याद करा देता हूं। याद करिए, लिखिए, प्रयास कीजिए, जितना हो सके उतना लिखने का प्रयास कीजिए। बातें हमारी समझते हुए चलिए, एकदम बेसिक सी बातें करता हूं यार, समझो। तो अभिकारकों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस, इसको कंसंट्रेशन पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, प्रेशर, सरफेस एरिया, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। मतलब अभिकारकों की सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, दाब, सतह क्षेत्रफल, अभिकारकों की प्रकृति, माध्यम की प्रकृति, विकिरण का प्रभाव। कुल कितने होते हैं? 8। विकिरण का प्रभाव, माध्यम की प्रकृति, अभिकारकों की प्रकृति, सतह क्षेत्रफल, दाब, उत्प्रेरक, ताप, अभिकारकों की सांद्रता। अगर आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आपसे 4 से 5 आपको फैक्टर लिखने हैं वहां पर, चाहे आप दाब लिख देना, चाहे उत्प्रेरक लिख देना, चाहे आप अभिकारकों की सांद्रता के बारे में लिख देना, चाहे माध्यम की प्रकृति के बारे में लिख देना, चाहे अभिकारकों की प्रकृति के बारे में लिख देना, चाहे आप सतह क्षेत्रफल के बारे में लिख देना, आप जो चाहे एज हो लिख सकते हो वहां पर। तो आपको 8 फैक्टर याद होने चाहिए। आपको कौन कौन से फैक्टर याद होने चाहिए? अभिकारकों की सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, दाब, सतह क्षेत्रफल, अभिकारकों की प्रकृति, माध्यम की प्रकृति, विकिरण का प्रभाव। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं सारी चीजों का। तो पहली हेडिंग अपनी जो बननी चाहिए, जो आपको बनाना है, मैं इतने चीजों में आपको समझा दूंगा, इतने ही पार्ट में आपको सारी चीजें मैं समझा दूंगा। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो पहली हेडिंग जो आपको लगानी है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, पहले आपको इतनी बातें लिखनी है। पूरा लिखने के बाद आप पहली जो हेडिंग लगाओगे, अभिकारकों की सांद्रता। क्या लगाओगे? अभिकारकों की सांद्रता। ये होता क्या है? अभिकारकों की सांद्रता जो होती, अब देखो सीधी सी बात है, अगर आप सांद्रता में वृद्धि करोगे, कंसंट्रेशन में अगर वृद्धि करोगे, यहां पे लिखता हूं, यहां पे सारी चीजें लिख देता हूं। यदि अभिकारकों की सांद्रता में, यदि अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि की जाए, वृद्धि करने का मतलब बढ़ाया जाए। अगर अभिकारकों की सांद्रता को आप बढ़ाते हो, अगर अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ाते हो तो क्या होगा? तो आप जैसे एक बीकर लेते हो, सपोजिंग करो एक गिलास ले लिए, क्या ले लिए? गिलास ले लिए। इस गिलास में अगर आपने क्या किया, अभिकारकों की सांद्रता को आप बढ़ा रहे हो, अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ा रहे हो, तो यहां पर क्या होता है? टक्करों की संख्या भी बढ़ती है। यहां पर मॉलिक्यूल्स ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट होंगे। मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट होते चले जा रहे हैं। तो इसमें पानी है, पानी पहले पी लेते हैं। तो यहां पे क्या है? यदि आप अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि किया जाएगा तो सिंपल सी बात है, हमारा क्या होगा? टक्करों की संख्या भी बढ़ेगी। टक्करों की क्या हो जाएगी? संख्या में भी वृद्धि होगी, संख्या भी बढ़ेगा। और यदि अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करोगे तो टक्करों की संख्या बढ़ेगा। अब देखो, सोचो, आप यहाँ चाय बनता है, सभी क्या चाय बनता है,
अभी तो मैं थोड़ी देर पहले चाय पी के आ रहा हूँ स्टेशन से। अगर आप चाय बनाते हो तो आप क्या करते हो, दूध डालते हो, चीनी डालते हो, चाय पत्ती डालते हो। जब आप डालते हो उसमें देख लो खौलना चालू होता है, जब उबलना चालू होता है तो उसमें क्या होता है, टक्करों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, टक्करों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि आपने अभिकारकों को बहुत ज्यादा, जैसे आपका अभिकारक ही है। इससे पहले मैंने आपको जब एक उदाहरण दिया था शरबत वाला, तो वहां पे मैंने क्या बताया था, चीनी है, पानी है और क्या है आपका, नींबू है। ये तीनों क्या है, आपके अभिकारक है। ठीक है, अब जो पूरा इन तीनों से मिलने से आपका क्या बनता है, उत्पाद बनता है। क्या बनता है, उत्पाद बनता है। ठीक उस तरीके से चाय होता है। आपने इलायची डाल दिया, आपने क्या, अब अच्छी चाय बनानी है तो इलायची डालना पड़ेगा, इलायची डाल दिए, चाय पत्ती अच्छी डाल दिए, चाय पत्ती के बाद दूध डाल दिए, चीनी डाल दिए। जब इनको सही तरीके से आप मिक्स करोगे, ये क्या है, आपके अभिकारक है। ये क्या है, आपके अभिकारक है। जब इतने लोग हैं तो हर एक व्यक्ति अपने गुण को प्रदर्शित करना चाहेगा, हर एक व्यक्ति अपने प्राथमिकता को दिखाएगा कि मैं ही बेस्ट हूं। हर एक व्यक्ति अपने आप में बेस्ट दिखाना चाहता है। ठीक यहाँ पे भी क्या होता है, जब अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि की जाती है तो सभी लोग लड़ना चालू कर दें अपने के लिए कि मैं सबसे बेस्ट हूं। जब ये सभी लोग अपने आप को बेस्ट दिखाने की बात करते हैं, मतलब अभिकारकों की जब सांद्रता में वृद्धि कर देते हैं तो टक्करों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब टक्करों की संख्या बढ़ जाती है तो चाय खौलने लगता है, उबलने लगता है। तो यहाँ पे क्या कह सकता हूं कि अभिक्रिया का क्या हो जाता है, वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, सीधी तरीके से बढ़ जाता है। तो पहली लाइन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एक बार फिर से आपको बताता हूं, थोड़ा लंबा वीडियो बनता है यार, थोड़ा समझ के चलिए जितना हो सके। मैं रात को जाग रहा हूं, केवल आप ही के लिए जाग रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। मैंने क्या कहा, अभिकारकों की सांद्रता का मतलब क्या है। यदि अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि कर दी जाए, एक लाइन में अगर आप लिखना चाहो तो सांद्रता में अगर आप वृद्धि करोगे, सांद्रता में वृद्धि करोगे तो टक्करों की संख्या भी क्या होगी, टक्करों की संख्या क्या, अभिकारकों की जो टक्करों की संख्या जो होगी वो भी बढ़ेगी। और जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये सारी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर ये क्लियर हो गया तो क्लियर 1 जरूर लिखना। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, मैं हमेशा एक ही बात निवेदन करता हूं, जो मेरे खुद के जो लोग हैं वो जब कमेंट करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब एक बच्चा जब कमेंट करता है तो मुझे अच्छा लगता है। अभी जैसे परसों की बात है या कल की बात है, आप कमेंट देखिएगा इससे पहले वाले वीडियो में, सर मैं आज नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं कटरा गया था, मैं बीमार हो गया, उत्तम ने लिखा था, मुझे अच्छा लगा। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, करिए, कोई भी समस्या जरूर बताइए, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो पहली बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। पहली बात आपको क्या आ गई, समझ। ये सारी चीजें आप ऐसे हूबहू हेडिंग डाल के लिखते चले जाइएगा। तो पहला चीज क्लियर हो गया, अभिकारकों की सांद्रता। तो अभिकारकों की सांद्रता से मतलब आप लोग क्या समझते हो, जब हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारकों की सांद्रता में जब भी वृद्धि किया जाता है तो टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा टेम्परेचर, ताप, ताप की बात करते हैं, ताप, ठीक है। हमारा जो मेन रीजन है अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग के बारे में समझना है। तो पहली चीज मुझे ये पता चला, अभिकारकों की अगर सांद्रता में अगर आप वृद्धि करोगे तो यहां से हमारा वेग बढ़ जाएगा, यहां से हमारा वेग बढ़ जाएगा। पहली लाइन क्लियर हो गई। अगर अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करोगे तो टक्करों की संख्या बढ़ेगी, टक्करों की संख्या बढ़ने के साथ साथ हमारा वेग भी बढ़ेगा। दूसरा आता है ताप। अगर आप ताप में वृद्धि करोगे, अगर मैं ताप में वृद्धि करूंगा, अगर टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊंगा, तब क्या होगा, जब मैं टेम्परेचर में वृद्धि करूंगा तो अभिक्रिया का वेग अपने आप बढ़ जाएगा। जब भी मैं टेम्परेचर में वृद्धि करूंगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सीधी सीधी बात है, वेग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। गर्म करोगे चीजों को तो वो खौलना चालू होगा तो वेग उनका बढ़ेगा बढ़ेगा। जब उनका वेग बढ़ेगा, इस वेग बढ़ने से, इस वेग बढ़ने से जैसे मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर से हमारा क्या होगा, वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ जाता है। जब वेग बढ़ जाता है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने किसी भी अपक्रिया में ताप दिया तो ताप देने से उस अपक्रिया में वेग बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाने के कारण से उस अपक्रिया की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा जब बढ़ जाती है तो यहाँ पर टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है। ध्यान से सुनना। अब पहले एक छोटा सा एकदम कॉमन सी बात करता हूँ। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, के ई बराबर में हाफ एम वी स्क्वायर। अगर वेग बढ़ेगा, अगर वेग बढ़ेगा तो ये बताओ गतिज ऊर्जा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। इस रिलेशन से आप चीजें समझ लो। मतलब अगर हम किसी टेम्परेचर में किसी अपक्रिया में ताप बढ़ाते हैं तो उसका वेग बढ़ेगा क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो टक्करों की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
टक्करों की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक और बड़ी बात, अगर आप किसी भी अपक्रिया में, ये अपना जीके जीएस का पॉइंट का क्वेश्चन है, आगे अभी इसका हम यूज भी करेंगे। अभी इन चीजों को हम लोग जब बोल्ट्जमान और बोल्ट्जमान और है एक वैज्ञानिक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, जब उनके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे तब वहां पर देखेंगे कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें वहां पर हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जीके के क्वेश्चन होता है कि 10 डिग्री टेम्परेचर, 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर अवक्रिया का जो वेग होता है वो 2 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ जाता है? 2 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ जाता है? 2 गुना बढ़ जाता है। कितने गुना बढ़ जाता है? 2 गुना बढ़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला मैंने आपको क्या बताया? अभिकारकों की सांद्रता के बारे में बताया। जब अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि किया जाता है तो टक्करों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, इसके कारण से उस अपक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब आते हैं उत्प्रेरक पे आते हैं। इस पे आते हैं, उत्प्रेरक पे आते हैं। ये सारी चीजें नोट करते हुए चलिए, ये सारी चीजें क्या करते हुए चलिए? नोट करते हुए चलिए। ठीक है, आगे आते हैं। 2 बातें क्लियर हो गई। यहाँ पे भी हमारा क्या होता है? वेग बढ़ जाता है। यहाँ पे भी क्या होता है? हमारा वेग बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं केवल ऐसे टिक लगा दे रहा हूँ, वेग बढ़ जाता है। अब आते हैं उत्प्रेरक पे। पहला एक बात आप समझिए, उत्प्रेरक होता क्या है? उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। उत्प्रेरक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट का सिंपल सा मतलब है जो रासायनिक अपक्रिया को पूर्ण कराने में, केमिकल रिएक्शन को पूर्ण कराने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। उसे हम लोग क्या करते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? अपक्रिया में वेग को किस तरीके से उत्प्रेरक प्रभावित करता है। तो हमारे उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। दूसरा कौन सा होता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। देखो फिर से समझना, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, दूसरा होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। इन दोनों के बारे में समझ लीजिएगा तो आपको बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर धनात्मक उत्प्रेरक होगा, अगर ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा, तो ये लोग करते क्या हैं? उत्प्रेरक का काम 2 तरीके से निभाता है। यहाँ पर एक धनात्मक उत्प्रेरक होता है अपक्रिया में वेग के लिए, एक धनात्मक उत्प्रेरक होता है, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। धनात्मक उत्प्रेरक अपक्रिया का वेग को बढ़ा देता है क्योंकि वह सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। देखो जो धनात्मक वाला होता है, धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? धनात्मक है, हमेशा वेग को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। लेकिन सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? घटा देता है। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? घटा देता है। अभी हम लोग सक्रियण ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य ऊर्जा से एक बार मैं अगर बता दूं, सामान्य ऊर्जा एक बार लिख देता हूं सक्रियण ऊर्जा के बारे में। इसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा इसको क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है? सामान्य ऊर्जा से, कहां से? सामान्य ऊर्जा से देहली ऊर्जा तक। देहली का मतलब होता है थ्रेशोल्ड। सामान्य ऊर्जा से देहली ऊर्जा तक जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मिनिमम ऊर्जा की जो आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे आगे तो इस चीजों को देखेंगे, बस इतना समझते चलिए। तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है? वेग को बढ़ा देता है, लेकिन सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है? कम कर देता है। लेकिन वहीं ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करता है? वेग को तो क्या कर देता है? घटा देता है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक अपक्रिया के वेग को घटा देता है, लेकिन सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देता है। समझ आई? फिर से एक बार सारी चीजें बता देता हूँ, ध्यान सुनना। देखो मेरा उद्देश्य ये है, अगर मैं स्मार्ट बोर्ड पे भी पढ़ाने को सोच रहा था, स्मार्ट बोर्ड पर ज़्यादा लोग देखेंगे, लेकिन जिसको भी मुझसे पढ़ना है, अच्छी तरीके से समझना है चीज़ों को, तो वाइट बोर्ड ही काफ़ी है यार। मैं कभी भी पीपीटी का सहारा नहीं लेता हूँ, इसलिए इसको लिख दिया हूँ, क्योंकि अंग्रेजी के शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं, आप समझिए इन चीज़ों को। बाकी किसी प्रकार की पीपीटी की सहायता नहीं ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए।
तो उत्प्रेरक क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? जो रासायनिक अपक्रिया में क्या करता है, रासायनिक अपक्रिया को पूर्ण कराने में सहायता प्रदान करता है। उत्प्रेरक दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव होता है उत्प्रेरक, और दूसरा कैसा होता है, निगेटिव होता है। पॉजिटिव क्या करता है, वेग को बढ़ा देता है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, घटा देता है। निगेटिव क्या करता है, वेग को घटा देता है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। बात समझ में आई? अब आते हैं दाब की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दाब की बात करते हैं। अच्छा, दाब एकदम ध्यान सुनना, दाब क्या होता है। अभी मेरे पास कुछ एक बोतल मिल जाए ज्यादा सही रहेगा। अगर मैं कहूं मेरे पास बोतल ये दिख रहा है, ऑप्टिकल चश्मा साफ करने वाला है, तो अगर मैं कहूं, अगर मैं इस पे दाब लगाऊं, इस पे प्रेशर लगाऊंगा, तो देखो अभी इसका एरिया इतना है, अगर मैं इस पे दाब लगा रहा हूं तो इसका एरिया क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। एरिया क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। मतलब पहली बात हमें ये पता चला, दाब बढ़ाने पर क्या पता चला, दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। अच्छा, सिंपल सी बात है, दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है, ठीक है, आयतन घटता है। अब देखो, अगर मैं इसको दबाऊंगा, इसको दबा दिया, लेकिन अब इसमें जो पानी है, दो चीजें हैं, वो बहुत जल्दी से निकलेगा। पिचकारी देखा, अगर इसके ऊपर अगर मैं छेद कर दूं, अगर यहाँ पर मैं छेद कर दूं, ऐसे तो ये ऐसा वाला चीजें हैं, अगर मैं इसके ऊपर एक छेद कर देता हूँ और इसको दबाता हूँ, तो यहाँ से जो पानी इसके अंदर वाला पानी बहुत तेज फ्लो करेगा, तो इसका मतलब है वेग तो बढ़ेगा, वेग तो बढ़ जाएगा। मतलब अगर मैं दाब बढ़ाता हूँ, आयतन घटता है, आयतन घटेगा, जिसके कारण से अणुओं की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अणुओं की सांद्रता बढ़ती है, अणुओं की मॉलिक्यूल्स की अणुओं की सांद्रता क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ता है। अणुओं की सांद्रता क्या होता है, बढ़ता है। और सांद्रता बढ़ने के साथ साथ इसका वेग बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, वेग बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है। ध्यान सुनना, फिर से वही बात करता हूं, ये दिख रहा है आपको। अगर मैं इसको पुश करूं, इसको मैं क्या करूं, पुश करूंगा, दम लगाऊंगा, तो इसका क्या होगा, दाब लगाया, दाब जैसे ही मैंने लगाया तो इसका एरिया क्या होगा, इसका जो आयतन था, आयतन क्या हो गया, कम हो गया। अगर आपको यहाँ पे ये लेवल दिख रहा है, अगर मैं इसको दबाऊंगा, देखो ये ऊपर बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? दाब लगाने पर आयतन क्या होता है, घटता है। लेकिन जब घटता है अणुओं की, लेकिन सांद्रता बढ़ जाती है। अणुओं की क्या हो जाती है, सांद्रता बढ़ जाती है। जब सांद्रता बढ़ जाता है, सांद्रता बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाता है, टक्करों की संख्या भी बढ़ेगी। टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण से हमारा क्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। फिर समझना, ताप बढ़ाया, दाब बढ़ाया, दाब बढ़ाने से क्या होता है, आयतन घटता है। आयतन घटने के साथ साथ अणुओं की जो सांद्रता होती है बढ़ जाती है। जब अणुओं की सांद्रता बढ़ेगी, इसका मतलब है टक्करों की संख्या भी बढ़ेगी। टक्करों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब सीधा कह सकते हैं वेग बढ़ जाता है। या तो आप यहीं से देख सकते हो, जब इसको मैं अगर पुश करूंगा, अगर मैं इसको पिचकारी के तरीके से यूज करूंगा, अगर आपने कभी भी बोतल में छेद करके अगर आपने पिचकारी बनाया होगा, तो आप जितना तेज दबाते हो उतनी तेज उसकी धार निकलती है। तो वेग बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, वेग बढ़ जाता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दाब बढ़ाने पर आयतन घट जाता है, आयतन घटने के साथ साथ क्या होता है, वेग बढ़ जाता है। अगर आप पूरा प्रोसीजर लिखना चाहते हो, ताप बढ़ाने पर आयतन घटता है, क्योंकि अणुओं की सांद्रता बढ़ता है, आयतन घटता है, अणुओं की सांद्रता बढ़ता है। अणुओं की सांद्रता बढ़ने के साथ साथ टक्करों की संख्या बढ़ता है, जिसके कारण हमें ये पता चलता है वेग बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, वेग बढ़ जाता है। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर एक लाइन में इसको लिखूं, अगर इस बात को मैं एक लाइन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? सारी चीज़ें मैं एक लाइन में लिखता हुआ चल रहा हूँ, आप लोग नोट करते हुए चलिए। मतलब अगर मैंने दाब प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अणुओं की संख्या, मॉलिक्यूल्स नंबर्स जो होगा बढ़ जाएगा। अणुओं की जब संख्या बढ़ेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, टक्करों की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। टक्करों की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टक्करों की संख्या जब बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या है, हमारा वेग भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो पूरा प्रोसीजर लिख दिया। अगली बार से प्रयास करूंगा एक ही लाइन में यहाँ लिख देना, वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव होता है पता है ना, अभिकारकों की सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, दाब। अब आते हैं सतह क्षेत्रफल। कैसे क्षेत्रफल पर आते हैं, सतह क्षेत्रफल, सरफेस एरिया पर। अब देखो यहाँ पर हमें बात करनी है सतह क्षेत्रफल, ठोस के लिए बात करनी है। किसके लिए बात करनी है, ठोस के लिए। तो अपक्रिया का वेग, अगर ठोस होगा हमारे पास, ठोस अभिकारक होगा,
कैसा अभिकारक होगा? ठोस अभिकारक, ठोस अभिकारकों की अगर ठोस अभिकारकों की बात की जाए, किसकी बात की जाए? ठोस अभिकारकों की अगर बात की जाए तो ठोस अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल जो होता है, जो सतह क्षेत्रफल होता है, ठोस अभिकारकों का जो सतह क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है? अधिक होता है। जब ठोस अभिकारकों का जो सतह क्षेत्रफल होता है अधिक होगा तो यहां से हमें एक बात पता चल जाएगी कि उसका वेग भी अधिक होगा, उसका वेग भी अधिक होगा। ठीक है, अगर ठोस अभिकारकों की सतह क्षेत्रफल अधिक होगा तो हमारा वेग भी क्या होगा? अधिक होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। अब अभिकारकों की प्रकृति की बात करते हैं, अभिकारकों के नेचर की बात करते हैं। अभिकारकों का नेचर क्या होता है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अभिकारकों की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो आप सभी को पता है क्या क्या चीजें हैं। तो अभिकारकों की प्रकृति, कितने प्रकार की प्रकृति हो सकते हैं टोटल? तो 3 प्रकार के हैं। एक हो सकता है ठोस प्रकृति हो सकता है, एक हो सकता है द्रव का आप रिएक्शन करा सकते हो, तीसरा आप गैस के रिएक्शन करा सकते हो। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन्हीं तीनों का आप क्या करा सकते हो? रिएक्शन कराते हो अभिकारकों के रूप में। तो आपको पता है कि जो गैस होते हैं उनके वेग बहुत ज्यादा तेज होते हैं। अगर आपके घर में कभी भी एलपीजी सिलेंडर का अगर थोड़ा सा लीकेज होता है तो कितनी तेज महक दूर तक पहुंचती है। अगर आपके बगल वाले ने अगर सेंट लगाया तो महक तुरंत आ जाती है। लेकिन अगर बगल वाले ने, आपने कोई चॉकलेट रखा है, अगर बगल वाले ने कुछ ठोस पदार्थ अपने जेब में रखा है तो आपको क्या पता चल जाएगा क्या वो उसने रखा है। लेकिन अगर उसने सेंट लगाया है तो आपको पता चल जाता है। क्यों पता चल जाता है? क्योंकि उसका वेग क्या होता है, उसके जो फैलने के, प्रसार करने की जो क्षमता होती है ज्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या है, जो गैस होते हैं, जो गैस अभिकारक होते हैं उनकी क्या होती है? वेग सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद हमारे द्रव वाले लोगों की ज्यादा होती है, उसके बाद गैस की। एक लाइन में अगर कहूं, सबसे ज्यादा गैस होता है, उसके बाद आपका द्रव होता है, उसके बाद आपका गैस होता है। एक बार पूरी सारी चीजें बता देता हूं। देखो, अगर हमारे पास सेंट है, सपोज करो ये सेंट है, अगर मैंने सेंट को 5-6 बार अगर कमरे में से मार दिया, अगर मैं 5-6 बार कमरे में से सेंट को मैंने मार दिया, अब क्या होगा यहाँ पर? तो गैस क्या होगा? पूरे कमरे में फैल जाएगा। अगर हमारे पास एलपीजी सिलेंडर है, अगर उस सिलेंडर को अगर मैं खोल दूं, अगर मेरे पास, देखो यहाँ पे मेरे पास एक सिलेंडर है छोटा सा, अगर मेरे पास, जैसे ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ये क्या है? मेरे पास सिलेंडर है। इस सिलेंडर को अगर मैं खोल दूं, जैसे मैं खोलूंगा क्या होगा? इसका जो महक होगी पूरे क्लास तक क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। पूरी स्टूडियो में इसकी महक क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। लेकिन दूसरी बात है, मेरे पास अगर पानी है, द्रव है, तो द्रव का अपना क्या होता है? जहां पे वो खाल पाएगा उधर वो बह जाएगा। अगर मैं ठोस सतह पर पानी गिराऊंगा, अगर मैं, जो मेरे सामने आगे बोर्ड लगा हुआ है, जो चीजें लगा हुआ है, अगर मैं इससे पानी गिराऊंगा क्या होगा? वहीं पे जाके रुक जाएगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा ढलान पाएगा तुरंत सरकते हुए चला जाएगा, तुरंत सरकते हुए क्या हो जाएगा? चला जाएगा। लेकिन ठोस अगर पदार्थ है, अब सपोज करिए यही ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ को जानने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए। ठोस पदार्थों को जब तक आप फेंक सकते हो चीजों को, ठोस पदार्थों को, तो ठीक एकदम सिंपल भाषा है यार। गैस जो होते हैं, गैसीय प्रकृति का जो अभिकारक होते हैं, उनका सबसे ज्यादा वेग होता है। उसके बाद द्रव वाले प्रकृति का वेग होता है, उसके बाद गैस वाले प्रकृति का वेग होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभिकारकों की प्रकृति के बारे में भी देख लिया। पहला हमने अभिकारकों की सांद्रता के बारे में देखा, दूसरा टेम्परेचर के बारे में देखा, तीसरा उत्प्रेरक के बारे में देखा, चौथा दाब के बारे में देखा, पांचवा सतह क्षेत्रफल के बारे में देखा। अब हम लोग अभिकारकों की प्रकृति के बारे में देख लिया। अब माध्यम की प्रकृति के बारे में बात करने चल रहे हैं। अब देखो, माध्यम की प्रकृति को समझने से पहले एक चीज और आपको समझा देता हूँ। क्या समझाने चल रहा हूँ? अरे यार, इसको चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने समझ ही लिया है चीजों को अधिकांशतः। तो माध्यम की प्रकृति का मतलब आयनिक अभिकारकों का जो अभिकारक होते हैं, आयनिक अभिकारकों का जो अपक्रिया का वेग होता है, आयनिक जो अभिकारक होते हैं, कौन से अभिकारक? आयनिक अभिकारक जो होते हैं, आयनिक अभिकारकों के जो अपक्रिया का वेग होता है, अपक्रिया का जो वेग होता है, ये 2 लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक ध्रुवी, एक अध्रुवी। एक होता है ध्रुवी माने पोलर, ध्रुवी विलायक के रूप में, और अध्रुवी, ध्रुवी और अध्रुवी, 2 चीजें होती हैं। आयनिक अभिकारकों के अपक्रिया का जो वेग होता है ये 2 लोगों के लिए डिपेंड होते हैं। अगर ध्रुवी माध्यम होगा, ध्रुवी मतलब पोलर अगर माध्यम होगा तो वहां पर वेग हमारा सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अगर अध्रुवी माध्यम होगा, कैसा माध्यम होगा? अध्रुवी माध्यम होगा, तो वहां पर माध्यम हमारा कैसा होगा? कम होगा। वेग कैसा होगा? कम होगा।
तो आयनिक अभिकारकों के लिए, आयनिक का मतलब क्या होता है, जहां पर पॉजिटिव और निगेटिव बन सके, जहां पर पॉजिटिव और निगेटिव बन सके। तो पॉजिटिव और निगेटिव अपक्रिया का वेग जो होता है दो भागों में, ध्रुवी और अध्रुवी, ध्रुवी विलायक और अध्रुवी विलायक। ध्रुवी माध्यम में अधिक तथा अध्रुवी विलायक में कम होता है। ध्रुवी माध्यम या ध्रुवी विलायक में वेग ज्यादा होता है, लेकिन अध्रुवी विलायक में वेग क्या होता है हमारा, कम होता है। वेग क्या होता है, कम होता है। ठीक है। पोलर का मतलब क्या होता है, जहां पे प्लस माइनस चार्ज होते हैं, जहां पर प्लस माइनस चार्ज नहीं होते उसे बोलते हैं अध्रुवी। ठीक है, ये होता है ध्रुवी, ये होता है अध्रुवी। आयनिक अभिकारकों में अपक्रिया का वेग की अगर बात की जाए, अगर ध्रुवीय विलायक होगा तो उसका वेग ज्यादा होगा, लेकिन अध्रुवीय विलायक होगा तो उसका वेग कम होगा। तो हम लोगों ने माध्यम की प्रकृति के बारे में बात कर लिया। अब आखिरी जो आता है विकिरण। विकिरण का मतलब होता है रेडिएशन। विकिरण का मतलब होता है रेडिएशन। रेडिएशन अपने आप में बहुत डेंजरस चीजें हैं। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर से आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे। तो ये रेडिएशन होता क्या है, रेडिएशन का मतलब क्या होता है, रेडिएशन कुछ तरंगे निकालना। ये तरंगे क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत डेंजरस होते हैं। गामा रेस हो गया, बीटा रेस हो गया, ये सारे रेस क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत डेंजरस होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो ये किस तरीके से अभिकारकों के या हमारे अभिक्रिया के वेग को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो ये हमारी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर देते हैं। कैसे, अगर मैं हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दूं, हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दूं, तो यहाँ पर H म्यू लेना पड़ता है। यही H म्यू जो होता है एक रेडिएशन के रूप में होता है। कैसे रूप में होता है, रेडिएशन के रूप में होता है। H जो यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, म्यू जो है आपकी आवृत्ति है। तो बनता क्या है, 2HCl बन जाता है। ये किसका बनता है, गैस का। ये भी हमारा गैस का है, ये भी हमारा किसका है, गैस का है। पहले ये बताओ इतनी बातें समझ में आई नहीं समझ में। तो रेडिएशन क्या होती हैं, कुछ ऐसी किरणें होती हैं जो अपने साथ ये रेडिएशन फैलाते हैं। रेडिएशन का मतलब तरंगे छोड़ती हैं, बहुत डेंजरस तरंगे छोड़ती हैं, अदृश्य किरणें निकालती हैं। तो इसी को हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। तो विकिरण का प्रभाव जो होता है, वेग विकिरण के प्रभाव को बढ़ा देता है। अगर विकिरण का प्रभाव होगा, रेडिएशन का प्रभाव होगा, तो क्या करता है, अपक्रिया के वेग को ये लोग बढ़ा देते हैं। अगर अपक्रिया का प्रभाव होगा तो अपक्रिया में अगर विकिरण का अगर प्रभाव होगा तो अपक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं ये लोग, अपक्रिया के वेग को ये लोग बढ़ा देते हैं। अपक्रिया के वेग को ये लोग बढ़ा देते हैं। बात समझ में आई। तो एक बार फिर से फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने कितने फैक्टर पढ़े हैं टोटल, 8। कौन कौन, अभिकारकों की सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, दाब, सतह क्षेत्रफल, अभिकारकों की प्रकृति, माध्यम की प्रकृति, विकिरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, सरफेस एरिया, प्रेशर, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। पूरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अगर आपको पूरी बात समझ में आई हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत मजा आया पढ़ा के, मजा आता है जब पढ़ाता हूँ। तो मेरा मजा, मेरी मस्ती बरकरार रहना चाहिए। आप ही सभी के ऊपर भरोसा है। आप जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।